जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। ठीक है, तो आज बहुत बड़ा ग्रेप ग्रेप बोल रहा मैं बहुत बड़ा ब्रेक लेने के बाद आ चुके हैं हम एक बार फिर एनडीए में। ठीक है, तो हम बीच में थोड़ा सीडीएस का भी करा रहे थे और एनडीए का हमने शायद 4-5 महीने से नहीं कराया है, क्योंकि कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमने क्लास बीच में रोकनी पड़ी। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि वो कोर्स जो है हमारा वो पूरा हो। ठीक है, तो इसलिए एनडीए का हम जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था, जिसकी वजह से ही यहाँ पे हम जो यूट्यूब चैनल था वो खोला था, उसी को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आ चुके हैं। और ये जो मतलब लेक्चर रहेंगे मैथमेटिक्स के होंगे, ये एनडीए के लिए भी होंगे और एयरफोर्स जो अग्निवीर जो हो, ठीक है, वो भी होगा। ठीक है, और जिसमें भी मतलब नेवी के लिए भी होगा, कोस्ट गार्ड जो होता है वो भी होगा। ठीक है, कोस्ट गार्ड। तो जो भी एग्ज़ाम जिसमें मतलब 11 और 12th की हायर मैथमेटिक्स, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की नहीं, लेकिन 11-12th की मैथमेटिक्स, लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, 11-12th में है सेट, और मतलब 11th में भी और 12th में भी, लेकिन उस लेवल का शायद एयरफोर्स में ही आता होगा, लेकिन नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए का जो लेवल है वो केवल एनसीईआरटी बेसिक करने से मात्र से नहीं होगा। ठीक है, कुछ हमें ट्रिक भी पता होने चाहिए और कुछ जो हैं कॉन्सेप्ट भी नए नए हैं, तो उनका भी हम देखेंगे। ठीक है, बाकी सिमिलर है, जो मतलब रिलेवेंट जो बुक है वो एनसीईआरटी ही है, मतलब बेस बुक है। अगर आपको एनसीईआरटी आती है उसी के बाद आपको ये लेक्चर समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने ये जो चैप्टर है वो शायद 11th में, कम से कम 11th में पढ़ लिया हो। अगर आपने 12th में भी पढ़ लिया है और आपका बेसिक अच्छा है तो आपको ये लेक्चर आराम से समझने आने वाला है। ठीक है, तो करते हैं आज का इस लेक्चर को शुरुआत। तो ये है हमारा सेट। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़िंदगी है वो क्या है, सेट है। सेट चल रही मतलब, तो ये दूसरा सेट है। ठीक है, ये सेट है, इस सेट को बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, मतलब चीज़ों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब ठीक है, ये जो डेफिनेशन होगी ये पूरी नहीं होगी। ठीक है, वैसे मतलब नॉर्मली किसी भी बच्चे को या छोटे मतलब जिनको अभी तक सेट के बारे में नहीं पता है, उनको समझाने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप है चीज़ों का। ठीक है, उसे हम सेट कहते हैं। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी की बुक में भी है ये डेफिनेशन कि सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए समान हो। मतलब इसका मतलब है, देखिए ग्रुप तो है लेकिन सबके लिए वो चीज़ें सेम ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे लिए वो चीज़ अलग है और आपके लिए अलग। देखिए कैसे में, जैसे मैं बोला कि विश्व के अब मैं बोलूँगा एक ग्रुप है विश्व के सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज। ठीक है, एक ग्रुप है इसका। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप सेट होगा या नहीं तो कैसे में पता चलेगा? देखिए एक तो ये है और एक एग्जांपल है विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। ठीक है, दो ग्रुप है हमारे पास। एक ग्रुप में है जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, दूसरे में है बेहतरीन बल्लेबाज। अब बल्लेबाज का मतलब, यार नाम ही है उसका नाम बल्लेबाज। बल्लेबाज का मतलब क्रिकेटर, क्रिकेटर नहीं, बैट्समैन। बैट्समैन। ठीक है, बेस्टमैन नहीं होता है, बैट्समैन होता है। ठीक है, बैट्समैन, चमगादड़ वाले मैन। तो ये दो ग्रुप हैं। अब इनमें से एक ही ग्रुप सेट है और एक ग्रुप सेट नहीं है। अब कैसे में पता चलेगा कौन सा ग्रुप सेट है और कौन सा नहीं है? ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन क्या बोली, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब देखिए मैं दोनों का सेट बनाता हूँ अपने हिसाब से। मेरे को जब ये वाला ग्रुप मैंने बनाया तो सबसे ज़्यादा रन, ठीक है, हो सकता है गलत हो लेकिन यह है कि आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं पहले सचिन ने, दूसरे में आए हैं विराट कोहली, तीसरे में रिकी पोंटिंग, रिकी पोंटिंग,
और ऐसे ही सोन, मतलब चौथा वो होगा क्रिस गेल होगा, कोई भी हो सकता है, संगाकारा हो सकता है, मैथ्यू हेडन हो सकता है, ठीक है, कोई भी बल्लेबाज हो। लेकिन ये समझ लें कि ऐसा है, मतलब सचिन ने सबसे ज़्यादा बनाया, फिर विराट कोहली ने है, रिकी पॉन्टिंग ने है, और मतलब ऐसा ही एक क्रम है, ठीक है। ठीक है, ये क्रम आपको कहीं भी इंटरनेट में भी मिल सकता है और कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरा है विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। अब ये बेहतरीन बल्लेबाज किसके हिसाब से बोलूँ मैं? आपके हिसाब से बोलूँ, मेरे हिसाब से बोलूँ, या कोई थर्ड पर्सन जो है उसके हिसाब से बोलूँ, या गूगल के हिसाब से बोलूँ? तो सभी की राय इसमें अलग अलग होगी। शायद मेरा जो क्रम होगा इसमें मैं MS धोनी को सबसे आगे रखूँ, ठीक है, फिर विराट कोहली हो, फिर रोहित शर्मा हो, फिर ABD हो। तो इसमें जो क्रम है वो मेरा ये है। आपका हो सकता है कि विराट कोहली ऊपर हो, रोहित ऊपर हो, ABD ऊपर हो, MS धोनी नीचे हो। आपका ये हो सकता है कि इनमें से कोई भी बल्लेबाज आपका, मतलब आप बेहतरीन बल्लेबाज मानते नहीं हो, किसी और को मानते हो, पाकिस्तान के बाबर आजम या किसी को भी। तो ये जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चेंज, मतलब ये जो बल्लेबाज हैं ये चेंज हो। लेकिन अगर आप इसे गूगल करोगे तब भी यही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप फैक्ट के हिसाब से देखोगे, हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तब भी सचिन पहले पे ही आएंगे। अगर आप किसी अपने दोस्त को जिसको क्रिकेट का नॉलेज है उसे पूछोगे सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, तब भी सचिन ही आएगा। और किसी से भी पूछोगे तो उनका क्रम लगभग यही रहेगा, ना कि ऐसा चेंज होगा, ठीक है। तो मतलब अगर सबके लिए क्रम सेम है तो मतलब ये क्या है? डिफाइंड है। मतलब क्या है? ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। अब इसका हम सेट बना सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का हम सेट बना सकते हैं, जबकि इसका सेट नहीं बना सकते। आई होप आपको वेल डिफाइंड की डेफिनेशन इस एग्जांपल से समझ आई होगी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देते हैं जो क्रिकेट के प्रेमी नहीं है उनको शायद ये समझ ना आए। दूसरा मैंने बोला कि मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स, ठीक है। एक का ये है और दूसरे का है मोस्ट ब्यूटीफुल कार। अब दो सेट हैं, एक एक्सपेंसिव कार का है, ब्यूटीफुल कार का है। अब देखिए ब्यूटीफुल कार किस हिसाब से बोले हम? डिज़ाइन की वजह से बोले, लुक की वजह से बोले, कलर की वजह से बोले, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपेंसिव तो क्या होगा? मतलब पैसे से रिलेटेड। तो एक्सपेंसिव कार में जैसे हमने कोई भी सिक्वेंस बनाया वो गूगल में भी आ जाएगा सेम, और आप कहीं से भी करेंगे उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने रोल्स लिख दिया, ठीक है। अब हो सकता है चेंज हो, लेकिन जहाँ भी होगा सेम ही होगा, ठीक है। रोल्स रॉयस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कोई गाड़ी आ गई, बुगाटी लिख देते हैं। तीसरा लैम्बोर्गिनी, चौथा भी लिख दिया, मतलब कोई भी लिख सकते हैं आप, मर्सिडीज़, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के। और ब्यूटीफुल कार में कोई भी लिख सकते हैं, सुपरा आ सकता है, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए अल्टो भी ब्यूटीफुल हो सकती है, किसी के लिए वैगनर जो है वो भी ब्यूटीफुल हो सकती है, ठीक है। तो ये अपना अपना है, जबकि ये जो होगा वो फैक्ट है, मतलब इसमें कीमत के हिसाब से होगा। इसमें जो है, इसमें मतलब एक डिफाइन है कि इसकी कीमत इतनी करोड़ है तो ये पहले पे है, इसकी कीमत इतनी करोड़ है तो ये दूसरे पे, इसकी कीमत इतनी है तो ये तीसरे पे। जबकि ब्यूटीफुल की वजह से, मतलब कोई भी ना हम कलर की वजह से डिफाइन कर रहे हैं, ना डिज़ाइन की वजह से, ना टायर्स की वजह से, किसी की वजह से भी नहीं। तो ये सबका चेंज होगा, जबकि ये वाला जो होगा वो फैक्ट है, वेल डिफाइंड है, तो इसका सेट बन सकता है। तो ठीक है, तो सेट शायद आपको समझ आ गया होगा। जबकि सेट में ज़्यादातर आपको यही समझना है कि कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको 100% अब समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब जो है सेट तो बन गया, अब सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सेट को जो लिखने का तरीका होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, रिप्रेजेंटिंग, राइटिंग बिल्कुल ही मतलब पहले थोड़ी बहुत सही होगी थी, फिर से ख़राब हो गई है। रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट जो है वो कैसे करते हैं? देखिए, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट मतलब सेट को हमेशा मंझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। और जैसे मैंने बोला, फर्स्ट नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर है और लेस देन क्या है? 6 है, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रथम प्राकृतिक संख्याएं जो कि 6 से कम है। अब इसका सेट बनाना है। अब ये सेट बनेगा भी, क्योंकि सबके लिए 6 से कम प्राकृतिक संख्या सभी के लिए समान होंगी, ठीक है। तो ध्यान दें, तो मैं कैसे सेट करूँगा? पहले तो मेरे को 2 ब्रैकेट बना देने हैं अपने हिसाब से कि क्या हो। अब 6 से कम, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 और 5, ये हैं नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। अब 6 से कम है तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, अब ये किसके हैं? मंझले ब्रैकेट में। और हर एक एलिमेंट की वजह, हर एक एलिमेंट के बीच में क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए। तो इसमें ऐसे में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले मेथड को, जिस मेथड में हमने अभी रिप्रेजेंट किया है, ये सबसे आसान मेथड
और इसे कहते हैं रोस्टर मेथड। अब इस मेथड में एक कमी है। क्या कमी है बच्चों? देखिए इस मेथड में ऐसी कमी है कि अगर कई बार सिमिलर ही वो होते हैं, मतलब सिमिलर ही चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, मतलब इतनी बड़ी होती हैं कि उनको शो करना मुश्किल हो जाता है इस रोस्टर मेथड से। अब बताएं कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि आप ऐसे नंबर का सेट बनाओ जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप केवल नेचुरल नंबर का ही एक सेट बना दो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी नेचुरल नंबर लिखने पड़ेंगे। अब मैं सभी नेचुरल नंबर अगर लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से कितना होगा, ये इन्फिनाइट लग जाएगा। अब मैं इन्फिनाइट नंबर यहाँ पे लिख नहीं सकता ना, ठीक है। हालांकि कई बार हम ये करते हैं कि डॉट डॉट करते हैं और इसे क्या करते थे, बंद करते हैं, लेकिन ये इतना मतलब समझ नहीं आया है कि ये नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक कमी रह जाती है कि कोई मतलब आपने अगर इतना वो किया, मतलब मेंशन किया, तो मिसकंसेप्शन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि उन्हें लगे कि नेचुरल नंबर कितना है, लेस देन 10 है, या नेचुरल नंबर है अप टू 9, ठीक है। तो ये मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए साइंटिस्ट और जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने दूसरा मेथड खोजा, और जो दूसरा मेथड था उसका नाम था सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड? सेट बिल्डर मेथड। अब इस मेथड का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर को ही दिखाना है, तो हम इसमें भी मतलब ब्रैकेट करते हैं। अब इसमें हम नेचुरल नंबर को मान लेते हैं x, तो x इन दो बिंदुओं को बोलते हैं सच दैट, इन दो बिंदुओं को बोलते हैं सच दैट, मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते क्या है? सच दैट x, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एक ये क्या है? सेट बिल्डर मेथड है। क्या लिखा मैंने? x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x ऐसा एक नंबर है जो क्या है? नेचुरल नंबर है। अब आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर होता क्या है, ठीक है। उसी से आप इस सेट बिल्डर मेथड को आप समझ पाएंगे। इसी को दूसरे मेथड से भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। x सच दैट x इक्वल टू n, ठीक है। x क्या है? x such that x equal to n, comma where small n is belongs to n, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए x क्या है? सच दैट x इक्वल टू क्या है? n है, मतलब x किसके इक्वल है? n है। और n क्या है? n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। ये वाला जो बड़ा n होता है ये डिनोट करता है नेचुरल नंबर को। आप ऐसे में भी मतलब डिनोट कर सकते हैं, आप ऐसे में भी डिनोट कर सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये तीन मेथड हैं। इन तीनों मेथड से आप जो है सेट बिल्डर मेथड से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को बचा सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 है या नेचुरल नंबर मोर देन 10 है, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल है आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो कंपटीशन में है वो ये मेथड आते नहीं है, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो सेट बिल्डर जो मेथड है वो हो चुका है। अब करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे? आगे बताएंगे हम टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। ये चैप्टर जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मैं बहुत ही कम लेक्चर में इसे निपाट लूँगा, मतलब ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ज़्यादा समझने की चीज़ें भी नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन है जो, या हमारे डाउट ग्रुप हैं जो, वहाँ पे अपनी क्वारीज भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। कैसे कितने कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। सेट का समझ गए ना? क्या होता है? वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ नंबर्स या थिंग्स। पहला जो सेट है उसे बोलते हैं हम एकल समुच्चय। मैं कभी कभी हिंदी इसलिए लिखूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि केवल अंग्रेजी ही अंग्रेजी चलती है, ठीक है। एकल समुच्चय इंग्लिश वाले एकल को बोलते हैं वन। तो मैं समझा देता हूँ क्या है वो। इंग्लिश तो मेरे को भी पता है कि नहीं है। एकल समुच्चय जो है वो है अ सेट वेयर ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट। देखिए नाम से कुछ नहीं रखा है, नाम पे क्या नहीं रखा है? कुछ नहीं रखा है। आपको समझ आना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो एकल समुच्चय जो होता है, मतलब जो सिंगल सेट होता है, एकल समुच्चय को सिंगल सेट भी बोल सकते हैं।
तो एक ऐसा सेट होता है जिसमें केवल क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। जैसे मैंने बोला कि 1, ये भी क्या है, एकल समुच्चय है। या मैं बोलूँ ये रोस्टर मेथड हो गया, मैं बोलूँ एक्स इज एक्स सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोमा नेचुरल नंबर लेस देन 2। तो ये जो मेथड, ये भी क्या है, एक सिंगल सेट है। देख, एक्स सच दैट एक्स है, एक्स क्या है, नेचुरल नहीं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्मॉल एन, ठीक है। और एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू स्मॉल एन जो बिलोंग्स कर रहा है वो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है लेस देन 2, और नेचुरल नंबर लेस देन 2 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसी चीज़ को हमने ऐसे में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, रोस्टर मेथड में इतने से में काम हुआ, जबकि क्या बोलते हैं से सेट बिल्डर मेथड में इतने में से काम हुआ। तो जब इसमें आसान हो रहा है तो आप इसमें प्रेजेंट करेंगे। अब यहीं पे मैं अनलिमिटेड नेचुरल नंबर की बात करता तो इसमें बहुत बड़ा हो जाता, जबकि इसमें क्या रहता है, इतना ही रहता, तब आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप समझदारी से काम लीजिएगा, जहाँ पे आपको कम काम करना पड़े उसी काम को कीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा जो मतलब एमर्जिंग जो भी है, मतलब जो मैथमेटिक्स का विकास का सबसे बड़ा जो कारण वो ये नहीं था कि आपको इतनी बड़ी इक्वेशन और इतनी बड़ी चीज़ों को सोल्व कराना, जबकि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा मतलब जो रीज़न था इतना डेवलपमेंट होने का, वो था कि मैथमेटिक्स हमारी चीज़ों को आसान करता है। किसी भी बड़ी प्रक्रिया को सबसे छोटे से कम स्टेप में करने के लिए का यूज़ ही हम मैथमेटिक्स का करते हैं। तो इसलिए खुद हम मैथमेटिक्स में भी जो चीज़ें हमें आसान लगेगी हम उसी ही करेंगे, ठीक है। तो ये लंबा मेथड को छोड़ के आप छोटा करेंगे, जिसमें छोटा लगेगा उसे ही करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारे जीवन को आसान बनाता है, मुश्किल नहीं। धन्यवाद। तो दूसरा, धन्यवाद मतलब यहाँ पे वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। वीडियो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक फ़ोन अपने आप ही बोलता देता हो कि ख़त्म कर लो भाई। तो दूसरा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब भाई नाम ही से पता चल रहा ख़त्म, वो सेट जो ख़त्म हो, ख़त्म मतलब नल मतलब नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। जीरो एलिमेंट, जिसमें क्या हो, जीरो एलिमेंट। अब जीरो एलिमेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि इसके अंदर जीरो हो, ये नहीं है एम्प्टी सेट, ठीक है। कई बच्चे जीरो एलिमेंट का मतलब समझते हैं कि उसके अंदर जीरो हो, नहीं भाई। जीरो एलिमेंट का मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। एक ऐसा सेट है जो सिर्फ दिख ही सेट रहा है सेट है नहीं, ठीक है। तो उसको हम इससे भी प्रेजेंट करते हैं और कभी कभी 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समझ आएगा होगा, आया है कि नहीं आया है? आया है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद बोलकर हमें भी बताएं कि आपको आया है, और नहीं आया है तो कहाँ पे नहीं आया है, और कितना नहीं आया है, और कौन सी चीज़ नहीं आई है, उसका क्या करेंगे आप, मतलब जो है क्या बोलते हो उसे, डाउट, उसको हमें लिख के देंगे, ठीक है। और अगर फीडबैक देने की आपको कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो बेझिझक देते रहें, ठीक है। दूसरा आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब है कि बराबर, बराबर मतलब इक्वल, ठीक है। यदि इफ सेट ए इक्वल टू सेट बी, मतलब सेट ए इक्वल टू सेट बी का मतलब है कि वो दोनों समान समुच्चय। अब ऐसा बोला सर ये तो नाम से पता चल रहा, भाई नाम से पता चल रहा है इसीलिए उसका नाम ऐसा है। दूसरी बात, सेट ए इक्वल टू सेट बी तो हो, लेकिन एलिमेंट्स जो हो, एलिमेंट्स ऑफ ए आल्सो इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी। अब बोलो सर इसमें क्या नई बड़ी बात है कि एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी हम बात को बताएंगे कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है। तो जो, ओहो भाई साहब दर्द हो गया, अरे अब सुनो, थोड़ा सा पेन है हाथ में इसलिए कभी कभी थोड़ा मुड़ रहा है ना, तो थोड़ा दर्द हो रहा है। देखिए, तो उसको हटाते हैं, इसमें ध्यान देते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि सेट ए सेट बी के इक्वल कब होगा, जब एलिमेंट ऑफ ए बी के इक्वल। जैसे मैंने बोला एक सेट है ये 1 2 4 3, और दूसरा सेट बी है उसका है 4 2 1 3। अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं, जल्दी बताएंगे, हैं या नहीं, हैं या नहीं, हैं या नहीं। नहीं वाले बच्चे बिल्कुल सही नहीं माने जाएंगे, जिन्होंने कहा कि हैं वो सही है। क्यों है? क्योंकि देखिए सेट में ये मैटर नहीं करता कि क्रम क्या है, क्रम क्यों है, क्रम मतलब वो डिफाइन, मतलब सेट में जब हम डिनोट करते हैं तो क्रम मैटर नहीं करता है, जबकि वो डिफाइंड होने चाहिए। देखिए अब आप करोगे सर आपने एग्जांपल तो यहाँ पे कहा था कि क्रम मैटर कर रहा था, मैं क्रम की बात नहीं कर रहा था, मैं डिफाइंड की बात कर रहा था कि ये चीज़ें डिफाइंड हैं कि सचिन भी सबसे ऊपर होगा, विराट कोहली, रिंकी पॉन्टिंग, ये सभी जगह डिफाइंड होंगी, जबकि ये चीज़ें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा 5 बल्लेबाजों का
रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची बनाए तो सबके लिए वो 5 बल्लेबाज सिमिलर होंगे, मतलब सेम होंगे, जबकि ये 5 चेंज होंगे, किसी में वो 5 होंगे नहीं, किसी में 5 होंगे। तो डिफाइंड करने के लिए, समझाने के लिए बताया गया। जबकि सेट में क्या बोलते हैं उसे, क्रमांक, रोल नंबर मैटर नहीं करता है कि आपका रोल नंबर 1 है या रोल नंबर 2, मार पड़ेगी तो सब में पड़ेगी। अब सुनो, यहाँ पे देखो, तो 1 2 4 3 है, 4 2 1 3 है, तो ये दोनों बराबर हैं, 1 2 4 3 हो चाहे 4 2 1 हो। देखिए, एक मिठाई के डब्बे में अगर सफ़ेद रसगुल्ले रखे हैं, अब चाहे वो 4 3 2 1 के क्रम में रखे हों, चाहे 3 2 1 4 के क्रम में रखे हों, चाहे 1 2 3 4 किसी भी क्रम में रखे हों, है तो सफ़ेद रसगुल्ले ही, और सबका स्वाद होगा तो वैसे ही, ठीक है। तो उसी प्रकार सेट ए सेट बी के इक्वल ही होगा, चाहे क्रम क्या हो, बस एलिमेंट्स है। मैं ऐसा ना हो कि सफ़ेद रसगुल्ले के बीच में एक काला गुलाब जामुन बैठा दिया आपने, तो वो सेट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा? नहीं आया है तो एक बार फिर से चेक कर लें, मतलब वीडियो को, ठीक है। तो समान समुच्चय आ गया। चौथा है तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय, ठीक है। वीडियो अगर आपको लगती है कि कहीं पे ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप जो बेझिझक बताएं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम बहुत समझदार बच्चे हैं। और अगर आपको लगे थे कहीं पे मैंने कम समझा के भाग गया हूँ, तो आपको वहाँ पे भी बताना है कि यहाँ पे इतने से समझाने से नहीं चलेगा, कुछ तो समझाओ यार। तो तुल्य समुच्चय देखिए, अब तुल्य समुच्चय में भी नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, लेकिन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। देखिए अब आगे ना बात, आ गया ट्विस्ट एंड टर्न। तुल्य समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये एन ए का मतलब होता है, कहीं पे मैं भूल भी जा रहा हूँ आपको बताने के लिए। देखिए एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आप समझ पा रहे हो? अवयव, अवयव मतलब उसके अंदर, सेट के अंदर क्या क्या अवयव हैं, ऑफ ए, ठीक है। तो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी हों तो वो तुल्य समुच्चय होता है। लेकिन सभी एलिमेंट क्या नहीं होते, सेम नहीं होते। मतलब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये क्या है, तुल्य समुच्चय है कि नहीं है? इसकी डेफिनेशन से ये तुल्य समुच्चय है कि नहीं है? है। लेकिन ये तुल्य समुच्चय से भी बड़ा भाई समान समुच्चय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एलिमेंट भी सेम थे। तुल्य समुच्चय का एग्जाम्पल ये भी है और ये भी है जो मैं दे रहा हूँ। देखिए एक ए है, इसमें ए बी सी है, और एक बी है, इसमें 1 2 3 है। ये दोनों तुल्य समुच्चय हैं लेकिन समान समुच्चय नहीं है, जबकि ये समान समुच्चय है और तुल्य समुच्चय भी है, ठीक है। समझ आ गया है? ठीक है। तो तुल्य समुच्चय क्या होंगे? जब नंबर सेम होंगे। और समान समुच्चय क्या होंगे? जब एलिमेंट्स ही सेम होंगे। अगर एलिमेंट्स ही सेम होंगे तो नंबर तो ओबियस सी बात है सेम होंगे ही। तो इससे एक स्टेटमेंट एनडीए में बहुत बार पूछा गया है कि कई बार कथन 1 कथन 2 नहीं बोलता है वो, तो उसी के टाइप में एक नोट करने वाली चीज़ है कि ऑल तुल्य को बोलते हैं इक्विवेलेंट, ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल। नो, गलत लिख दिया भाई डेफिनेशन, यहाँ पे आना था ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू, ठीक है। मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब सुनो, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू, मतलब सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट तो होंगे, जैसे यहाँ पे है, आप कोई भी इक्वल सेट लोगे तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन वाइस वर्सा नहीं है ट्रू, मतलब इसका उल्टा ट्रू नहीं है। इसका उल्टा मतलब इक्विवेलेंट, सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। कोई हो भी सकता है, जैसे ये जो है ये इक्विवेलेंट सेट भी है तो ये इक्वल भी है, लेकिन ये वाला इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं है। तो सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ हो भी सकते हैं, और वो वही होंगे जो इक्वल सेट ही होंगे, ठीक है। तो ये वाला नोट आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अब चलते हैं आगे, और इसके बाद आता है सबसे मेन समुच्चय जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, सब सेट। सब सेट, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए, if all
elements of A present in B, then A is called subset of B। मतलब अगर A के सारे एलिमेंट B में उपस्थित हैं तो A को B का सबसेट कहेंगे। मतलब जैसे मैंने बोला A एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है 1 2 3 और 4। अब A के सारे एलिमेंट B में हैं लेकिन B के A में नहीं है तो वो चलेगा। तो A के अगर B में सारे हैं, मतलब A के सारे B में हैं, तो हम बोलेंगे A इज़ सबसेट ऑफ B। ये वाला साइन है सबसेट ऑफ, डबल वाला नहीं है, ये तो मैं सब समझा रहा था। ठीक है, सबसेट का साइन ये वाला है सर। ठीक है, तो A इज़ सबसेट ऑफ B अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं। यहीं पे मैं सुपर सेट भी समझा देता हूँ। सुपर सेट, तो सुपर सेट क्या है? अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो B को A का सुपर सेट करेंगे। तो B इज सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, अगर A B का सेट है, मतलब A B का क्या है, A B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट है। ठीक है, समझ आ गया? अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसे को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट आ गया समझ में? सुपर सेट क्या होता है? अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट मतलब एक और चीज़ आती है। ये सब टाइप्स ऑफ सेट हैं, ठीक है, आप नोट करते रहेंगे, सुपर में आ रहेगा। थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पैर दर्द हो गया। ओ, तो रखे रखे पैर थोड़ा सुन्न हो गया था, लेकिन अब सही हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बता रहा था आपको अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है हम इक्वलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए क्या करेंगे, मतलब हाँ, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय या उचित समुच्चय, उचित समुच्चय, उचित समुच्चय प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर जो बिल्कुल प्रॉपर होगा, मतलब एकदम टाइट हुई बांध के जो होगा, प्रॉपर सेट। ठीक है, तो प्रॉपर सेट को बोलते हैं इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B is not presenting in A, then A is called proper set of प्रॉपर चेक कर लेना आप, प्रॉपर सेट ऑफ B। मतलब इसको साइन बुलाते हैं A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। इसका मतलब है कि एक में जैसे ये एलिमेंट है 1 2 3 4 और B में एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 भी है यहाँ पे। आप देखो, यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि A इज़ सबसेट ऑफ B, निकाल सकता हूँ कि A क्या है, B का सबसेट साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे A प्रॉपर सेट ऑफ B भी है। ठीक है, A क्या है, सबसेट ऑफ B तो है, लेकिन A प्रॉपर सेट ऑफ B भी है, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो, और है 5 जो है वो A में नहीं है। तो मतलब A क्या है, B का प्रॉपर सेट भी है और सबसेट भी है। तो आप बोलोगे सर A और मतलब प्रॉपर सेट और सबसेट में डिफरेंस क्या हो गया? देखिए, डिफरेंस ये है कि कई बार ये होता है कि A जो है वो 1 2 3 4 है और B क्या है, 1 2 3 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट A और सेट B जो है वो इक्वल हैं, तो ये इक्वल सेट भी है। देखिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया। ये वाला जो सेट है A और B, इसको ध्यान दीजिए। ये पहली बात है, इक्वल सेट भी है। दूसरा, ये इक्विवेलेंट सेट भी है। क्यों है इक्विवेलेंट सेट? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो भी सेम है। तीसरा, ये सब सेट भी है, मतलब A जो है A इज सबसेट ऑफ B, और जबकि B इज सबसेट ऑफ A भी है। और कभी भी
ए इस सबसेट ऑफ बी दिखे और बी इस सबसेट ऑफ ए दिखे, इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल है, जो मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो कभी भी अगर इक्वल सेट हमें प्रूव करना होगा, नोट करें बात को, अगर हमें ए और बी को प्रूव करना होगा तो हमें प्रूव करना है कि ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ए और बी इक्वल है। ठीक है, तो ए सबसेट ऑफ बी भी है और बी सबसेट ऑफ ए भी है। अब दूसरा क्या बताया था, प्रॉपर सेट, तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी में ऐसा कोई एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें डेफिनेशन के अनुसार कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बी में या ए में किसी एक में ऐसा हो, मतलब अगर ए में होगा तो तब हम बी की तरफ से बोलेंगे कि बी इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ ए, और अगर बी में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो हम ए की तरफ से बोलेंगे कि ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो शायद समझ में आया हो, नहीं भी आया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास नोटबुक होगी और किताब होगी, कॉपी होगी, और एक बार आप दोबारा से वीडियो को चला सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड इंटरनेट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रॉपर सेट भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे एक स्टेटमेंट एक और बनती है, नोट जो है कि एवरी प्रॉपर सेट इज अ सबसेट बट वाइस वर्सा isn't ट्रू। मतलब सभी प्रॉपर सेट सबसेट होते हैं, लेकिन सभी सबसेट प्रॉपर सेट नहीं होते हैं। यहाँ पे भी आपने एग्जांपल देखा होगा, ये सबसेट तो था लेकिन प्रॉपर सेट नहीं था, जबकि ये वाला जो एग्जांपल था यहाँ पे ये प्रॉपर सेट भी था और सबसेट भी था। तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर सेट जो होंगे वो सबसेट तो होंगे, लेकिन कई बार सबसेट प्रॉपर सेट नहीं होंगे, जो ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कई बार ये स्टेटमेंट्स के थ्रू भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब कुछ चीज़ें आपको बहुत विशेषतः ध्यान रखनी है। देखिए, नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n होते हैं, और नंबर ऑफ प्रॉपर सेट होते हैं 2 की पावर n -1। -1 क्यों हुआ, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ना हो। अब सबसेट निकालते कैसे हैं, जैसे मैंने बोला एक सेट है जो है 1 2 3 और 4। अब मैंने कहा इसके सबसेट निकालो, तो पहले तो हम गिन लेंगे कि इसके सबसेट कितने होंगे। तो इसके सबसेट होंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कृपया करके सभी बच्चों से निवेदन है कि जो नोट्स हैं वो क्लियर और साफ बनाएं, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो साफ़ हैं। मैं यहाँ पे कृपया समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा राइटिंग ख़राब हो रही है, लेकिन आपको राइटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट, और जो भी चीज़ें आपको वैल्यूएबल लग रही हैं उसे प्यारी प्यारी राइटिंग में अपने नोटबुक में लिखें, ताकि भविष्य में यदि आप कभी उसे पढ़ें तो आपको ऐसा ना हो कि आपको गूगल ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ रही है कि भाई ये अरेबिक लैंग्वेज में मैंने क्या लिख दिया था जो अभी तक याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे मतलब अपने आप को खुद को समझाने के लिए जितना प्रॉपर लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं लिखें। इससे देखिए 2 चीज़ें होंगी, इससे ये नहीं होगा कि आपका टाइम बर्बाद होगा, इससे बल्कि 2 चीज़ें होंगी। पहली तो ये होगा कि आपको लिखने का तरीका आएगा कि किसी भी चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन करके कैसे लिखते हैं। दूसरा, जब आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से याद आएगा, और अच्छे से आपको मतलब वो समझ में आएगी चीज़ कि उस टाइम मतलब मैंने क्या सोच के ये चीज़ें लिखी थी। तो आपको वो वाला टाइम, पूरा पीरियड जो उस टाइम आपने पढ़ के लिखा होगा वो याद आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने खुद में ट्राई किया हुआ है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप नोट्स बनाते हो तो बेशक जब आप लिख रहे हो, मतलब लगातार जैसे सेशन चल रहा है, आपको पॉज करना में मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो उस समय मैं मानता हूँ कि आपने एक रफ़ कॉपी में जल्दी जल्दी लिखे। लेकिन अगर आप दोबारा उस रफ़ कॉपी को खोल के एक अच्छी सी एक बुक बनाएं, मतलब डेडिकेटेड, मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, जीएस के अलग, और उसमें अच्छे से हाइलाइटर से, स्केच पेन से और अच्छे राइटिंग से अगर आप यूज़ करके लिखोगे तो दोबारा पढ़ने का मन तो होगा। नहीं तो ऐसे राइटिंग में लिखोगे तो इसको दोबारा मेरे को खुद देखने का मन नहीं करता, तो किसी का भी क्या करेगा। ठीक है, तो अपने नोट्स को इतना अच्छे से सजाएं कि आप बार बार पढ़ने का मन करे। ठीक है,
और ये मेरे नोट्स हैं नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जो मेरे नोट्स हैं कभी आपको बताऊँगा तो वो इतने प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को वो चीज़ें सारी याद आ जाती हैं कि मैंने किस प्रकार से वहाँ उस टाइम मतलब सोचा था, क्या सोचा था, और क्या मतलब सर ने बताया था। कि कई बार सर मतलब कई बार जो टीचर होते हैं जैसे हम हैं या कोई और जिससे मैंने पढ़ा, वो पूरी बात नहीं लिखते हैं, जो भी मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं भी बहुत कम कम चीज़ें लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी चीज़ें और उनके वर्ड्स याद रखने के लिए उनकी पूरी बात ही लिखता था, ताकि क्या हो कि आपको कोई ना कोई एक वर्ड आपको एग्जामिनेशन में मतलब याद आ जाए, तो पूरा सेंटेंस आपको क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और अगर आप शॉर्ट शॉर्ट में लिखोगे तो एग्ज़ाम में भी शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट के बाद आपको याद आएगा कि यार ये वाला अटेम्प्ट भी छूट गया, अब लास्ट रह गया है। फिर लास्ट में भी बस अगर आपने वही शॉर्ट शॉर्ट किया तो शॉर्ट में भाई वही मिलेगा जो शॉर्ट लोगों के, जो शॉर्ट सैलरी भी शॉर्ट मिल जाएगी, टाइम पीरियड भी शॉर्ट हो जाएगा, और ज़िंदगी में सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, शॉर्टेड हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट। तो शॉर्ट नहीं, अगर लॉन्ग चाहिए तो क्या है कि अपने जो नोट्स हैं वो भी कृपया करके लॉन्ग चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो वो भी लॉन्ग हो और जो आपकी खुशियाँ वो भी लॉन्ग हो। नहीं तो खुशियाँ भी शॉर्ट हो जाएंगी और ज़िंदगी भी शॉर्ट। ठीक है, तो मोटिवेशन को छोड़ने के बाद नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है, 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16। अब 16 हैं तो 16 बनाने हैं, तो 16 में क्या क्या है, क्योंकि मैं सबसेट की बात कर रहा हूँ तो सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है, सब सेट है तो सेट ही, तो एक तो होगा इसके 1, इनको अलग अलग करके लिख दो पहले, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये एक एक करके लिख दिया। अब एक और 2, 2 और 3, 3 और 4, और एक और 4। अब 3 3 करके 1 2 3, 2 3 4, और 1 3 4, ठीक है। और एक और कोई और छूटा क्या, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, और 1 2 4, 1 2 4, और एक तो ये हो गया 1 2 3 4। देखिए अब गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए। अभी कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। 3 कौन कौन से बच गए अभी, 1 2 3 4, ये हो गया, 1 2 2 3 3 4 1 4, ठीक है, 1 3 भी हो गया, 2 3 भी हो गया, 2 4 भी हो गया, 2 4 हो गया। देखिए एक तो 2 4 छूट गया था, ठीक है, 14 हो गए। और क्या छूट गया है, 1 3 1 2, 1 3 भी छूट गया, देखो देखिए 1 2 1 3 1 4, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और 1 4 हो गया, 2 3 2 4, 2 3 भी हो गया, 2 4 भी हो गया, और 3 4, 3 4 भी हो गया। अब 1 2 3 1 2 3 सही है, 2 3 4 2 3 4 सही है, 1 3 4 1 3 4 सही है, 1 2 4 1 2 4 सही है, ठीक है। अब कितने हो चुके हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 हो चुके हैं। अब 16 क्या होगा, 5, क्योंकि एम्प्टी सेट भी हर एक का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये जो सेट हैं, मतलब ये जो ये जो सेट हैं, हालांकि अलग अलग ये सेट ही हैं, लेकिन ये किसके सबसेट हैं, एलिमेंट ऑफ ए के, मतलब इस सेट के ये सारे क्या हैं, सबसेट हैं, ठीक है। तो सबसेट बनाना आ गया होगा, पहले अलग अलग करके लिख दो, फिर 2 2 करके लिख दो, फिर 3 3 करके, फिर 4 4 करके, फिर 5 5 करके, ठीक है, और सबको लिखो, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे बनते हैं सबसेट, और इन्हीं सबसेट को मिलाकर बनता है पावर सेट। पावर मतलब भाई घात, ये शक्ति वाला, शक्ति कपूर वाला वो नहीं है पावर, ठीक है। तो घात समुच्चय क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, जो सबसेट का भी सेट बना दी, ये सबसेट है। अब ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है, सेट के लिए मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट होने चाहिए बाहर पे, इस ये किसी ब्रैकेट के साथ बाउंड है नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पूरे को ऐसे मंझले ब्रैकेट से बाउंड कर दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, सबसेट है। जैसे मैंने बोला कि एक एक एलिमेंट है, 1 और 2, तो इसके पहले मैं सबसेट निकालूंगा तो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो एक ही हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, और एक 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सबसेट है। अब इसका क्या बनाना है, पावर सेट। तो इस सबसेट के भी बाहर में अगर मैं क्या लगा दूँ, सेट लगा दूँ, तो ये जो सबसेट से मिलकर जो सेट बनता है वो पावर सेट होता है। और क्योंकि पावर सेट में भी उतने ही एलिमेंट है जितने क्या हैं सबसेट में, तो नंबर ऑफ पावर सेट भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्या होगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
तो नहीं आया तो एक बार क्या करेंगे, एक बार से जाके पीछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। इसके बाद जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिसजॉइंट सेट, यूनियन ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, और मतलब किस प्रकार से हम यूनियन लेते हैं, किस प्रकार से इंटरसेक्शन लेते हैं, किस प्रकार से ए सेट से दूसरे सेट को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मेरे को लगता है आगे के आने वाले 2 लेक्चर में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और अगर ख़त्म हो जाएगा कि तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। और दूसरी बात, पढ़ाई को लगातार करते रहें। देखिए कंसिस्टेंसी में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ऐसा करते हैं कि एक दिन पढ़ा, फिर 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन बाद पढ़ रहे हैं, फिर 15 दिन बाद पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा टफ है। अगर आप लगातार मैं ये नहीं कर रहा लगातार आप 6-6 घंटे पढ़ो या 4-4 घंटे पढ़ो। अगर आप सीरियस एनडीए के लिए भी प्रिपेयर, अगर आप डेली 3 आवर्स भी करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आप डेली मतलब 4-5 महीने तक आप 3-3 घंटे प्लस 3-3 घंटे पढ़ना का मतलब ये नहीं कि आप टोटल 3 आवर्स पढ़ रहे हो। 3 आवर्स मतलब किसी टीचर से या बुक से या किसी और से 3 आवर्स उसमें पढ़ने, बाकी 1-2 घंटा रिवीजन या सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली 4-5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 4-5 घंटे आपको किसी और से ही पढ़ने, जैसे यूट्यूब से हो गया या किसी से भी हो गया, ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंट बने रहते हैं 4-5 घंटे तो गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा और आपके कंधे में भी 2 स्टार्स होंगे। लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो, क्योंकि जो आर्मी या एयरफोर्स या नेवी और जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो उन्हें कंसिस्टेंट ही वर्कर या कंसिस्टेंट ही जो लोग होते हैं वही चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है फिर आप क्या है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, नौकरी में वही करेंगे, 3 दिन आएंगे ड्यूटी, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन ड्यूटी, फिर 2 दिन छुट्टी। तो ऐसे में क्या होगा कि डिपार्टमेंट का ही लॉस होगा। इसलिए वो कंसिस्टेंट लोगों के लिए ही ऐसा एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं कि कंसिस्टेंट लोग ही इसमें सेलेक्ट हों। तो कंसिस्टेंटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। एक सा एग्ज़ाम्पल वही होता है कि बूंद बूंद पानी भी एक बहुत बड़े पत्थर में क्या कर देती है, छेद करती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंट बने रहें, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, लगातार पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें और सभी में ज्ञान बांटते रहें। तब तक के लिए हमारे चैनल को भी देखते रहें और अपना जो कीमती ओपिनियंस और फीडबैक्स हैं वो भी हमें देते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे और जय हिंद।